ओके जी, सर्विस सेक्टर के बारे में हम एक्चुअली थोड़ा-सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जो इससे पहले हमने पढ़ा है। हमने परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होती है। अब तक हमने इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा और जनरली हमने इसको कहा कि जब आप परफॉर्मेंस मेजर करते हैं तो 2 कैटेगरीज़ हैं। वन इज़ फाइनेंशियल एरिया एंड द सेकंड इज़ नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में हमने देखा कि जो आपकी रेशियो एनालिसिस है, फाइनेंशियल मेजर्स हैं, जिसमें आपके प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स हैं, देन लिक्विडिटी मेजर्स हैं, फिर इन्वेस्टर्स रेशियोज हैं कुछ। तो रेशियो एनालिसिस लेके हम कंपनी की किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल जो उसकी पोजीशन है या उसकी परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट या प्रीवियस ईयर के साथ या कंपैटिटर के साथ या इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ। ठीक है। प्रॉब्लम थोड़ी आती है सर्विस सेक्टर में, क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है वो उस तरह से चीज़ें नहीं बनाता। इवन कुछ ऐसे सर्विस सेक्टर भी हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट भी होते हैं, वहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से थोड़े डिफरेंट होते हैं। और परफॉर्मेंस मेजर जब भी आप करते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हैं। क्यों? ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। नॉन फाइनेंशियल की जब हमने बात की तो हमने डिफरेंट एस्पेक्ट से जनरलाइज तरीके से भी बात की, फिर हमने एक कैपलन एंड नॉर्टन का बैलेंस्ड स्कोर कार्ड भी डिस्कस किया, जिसमें हमने उसको कहा, हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल के अलावा वो 3 और एरियाज हैं जिनमें वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए टारगेट करता है। एक उसमें हमने कहा था जी कस्टमर पर्सपेक्टिव से है, देन लर्निंग एंड इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से है और इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल पर्सपेक्टिव। तो ये तीनों में हमने डिस्कस किया था कि नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं काफ़ी सारे, वो हमने डिस्कस करने हैं कि वो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कौन-कौन से हैं। तो अ, अब हम स्पेसिफिकली मूव करते हैं टू द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में सबसे पहले तरीकाकार वही है। हमने पहले अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब जिस तरह सर्विस सेक्टर में एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट। यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने सीएसएफ्स आइडेंटिफाई करने हैं। सीएसएफ स्टैंड फॉर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर्स जो क्रिटिकल टू सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, उनको हम कहते हैं सीएसएफ। वंस एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेती है, उसके बाद फिर उन हर सीएसएफ को मेजर किया जाता है कि हर एक सक्सेस फैक्टर जो है हमारा, उसमें हम सक्सेस लेने में किस हद तक कामयाब हैं, यानी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं हर सीएसएफ में जो इंडिकेट करते हैं कि इस एरिया में हमने कैसा परफॉर्म किया। उनको हम कहते हैं केपीआई। केपीआई स्टैंड फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो फैजान प्लीज आइडेंटिफाई सम ऑफ द सीएसएफ्स इन एलजीएस। एलजीएस है एसीसीए के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं, तो कोई चंद एक सीएसएफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन से हो सकते हैं, ये फैजान। Sir, only making just profit, profit, profit. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल बी सीरियस। इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज नॉट द की टू सक्सेस। हम बात कर रहे हैं कि एसी प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्राइमरीली उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है, वो तो उनका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो प्रॉफिट अर्न करने में कामयाब भी हो पाएंगे या नहीं। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको सामने रखें आप, तो वो देख लेते हैं कि अच्छा इन इन एरियाज में अगर हम सक्सेस ले लेते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, दीज आर द एरियाज। तो कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे हमें फोकस करना है? दोज आर कॉल्ड द सीएसएफ, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। सो अब मुझे जवाब दो, रेलेवेंट आंसर दो। कौन कौन से ऐसे Sir, फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम देख सकते हैं कि यार वेदर द एसीसी एक्टिविटी इज गोइंग टू बी अ सक्सेस और नॉट। सर एलजीएस की बात की जाए तो ये इनका तो फैक्टर यही होगा कि जितनी एलीट क्लास फैमिलीज हैं उनको टारगेट किया जाए।
नहीं, आप ठीक फिर है। मेरा सवाल नहीं समझ रहे हो, प्लीज फोकस अगर ऑन द क्वेश्चन। पहले सवाल समझो। सवाल ये है जी जी कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिन पे एसीसीए की सक्सेस बेस करती है। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि यार इन पे ध्यान दे दो, इनको सही कर लो तो एसीसीए सक्सेसफुल हो जाएगा, और इन पे ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो एसीसीए इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एलीट क्लास, कि हमारे पास अगर एलीट क्लास नहीं आएगी तो क्या एसीसीए नहीं चलेगा यहाँ सर, पे। एसीसीए की बात, जी, सर एसीसीए, एलजीएस और एसीसीए दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एसीसीए मैंने में तो ये आपको है कि इसमें जितने मैंने आपको पहले जित कहा है, मेरा सवाल फिर सुन लो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम एलजीएस गुजरात में एसीसीए को सक्सेसफुल बनाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। व्हाट आर द सीएसएफ टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव? दिस इज माय सिंपल क्वेश्चन। जी आप बताओ। सर, इसमें दो ही चीजें हैं। एक तो सबसे पहले आएगा जो हमारे टीचर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड हों, तो प्रोफेशनल। क्वालिटी, हम बिल्कुल इसको ठीक है। कह लेते हैं टीचर्स क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशन टीचर्स। ठीक है, क्वालिटी ऑफ जी, टीचर्स क्वालिटी इज ऑफ द वन टीचर्स एरिया। बेस्ट होगी तो स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे। स्टूडेंट ठीक, अट्रैक्ट होंगे तो फिर ज्यादातर स्टूडेंट्स आएंगे। हो ठीक है, गया, और पाथ जब बना ज्यादा दिया। स्टूडेंट्स आएंगे तो वो बात ना करो कि ज्यादा बारिश आती है तो पानी ज्यादा आता है, कम बारिश, वो इशू नहीं है। वहां तक नहीं पहुंचना कि पानी कितना आता है। सवाल ये है कि एरिया आइडेंटिफाई हो गया, क्वालिटी ऑफ द टीचर, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द टीचर क्लियरली हो गया आइडेंटिफाई। व्हाट इज सम अदर, कोई और बताओ ऐसा फैक्टर जिसकी बेस। चलो एमन आप बता दो कोई और। एक उसने बता दिया जी, क्वालिटी ऑफ द टीचिंग इज एक्चुअली द एरिया जिस पे हमें फोकस करना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीचर्स की क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन फिर भी उस तरीके से सक्सेसफुल ना हो पाए। देयर आर सम अदर फैक्टर्स एज वेल। तो एमन और कौन सा फैक्टर है? सर टीचर के बाद तो हम देखेंगे कि जो वो इनपुट दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स कितने सेटिस्फाइड है और या रुक उनके जाओ, एसीसी के पेपर्स हैं वो रुक जाओ, पास हो रहे हैं, मतलब उनकी जो सेटिस्फैक्शन। सक्सेस है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टूडेंट, ये दूसरा एरिया आपने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, इसको भी हम कहते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। स्टूडेंट्स जितने सेटिस्फाइड होंगे हमारा एसीसीए उतना ही फ्लरिश करने का चांस है। थर्ड एमन, आप ही ने जो चीज आइडेंटिफाई कर दी, दैट इज द रिजल्ट्स। जितना रिजल्ट अच्छा होगा हमारे स्टूडेंट्स का, ठीक है, बेशक वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं। देखो, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन इज अनदर थिंग, रिजल्ट इज अनदर थिंग। हो सक, हो सकता है हमारे ये स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हों लेकिन उस तरह से रिजल्ट ना दे पा रहे हो, बट रिजल्ट नहीं भी आ रहा इवन देन वो एलजीएस नहीं छोड़ के जा रहे, क्योंकि कुछ ऐसे एस्पेक्ट हो सकते हैं और जो उनको यहाँ पर रखने के लिए वो ऐसे हैं जो उन्होंने स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई किया हुआ। बट रिजल्ट भी एक ऐसा एस्पेक्टर है जिसको देख के हम कह सकते हैं कि हमारा एसएससीए सक्सेसफुल होगा या नहीं। चलिए, तीन फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हमने आइडेंटिफाई किए, काफी हैं। नो, हर एक फैक्टर के लिए उसको मेजर करना है कि क्या उस फैक्टर में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैजान ने जो आइडेंटिफाई किया है दैट इज क्वालिटी ऑफ द टीचर। फैजान, मुझे बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारे टीचर्स की क्वालिटी अच्छी है। अब जवाब देने से पहले सुन लो कि वो जो आप आंसर दोगे ना, उनको कहते हैं केपीआई। दोज आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ दिस सीएसएफ। ठीक है, तो मुझे बताओ कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो हमें बताएंगे, व्हाट आर द इंडिकेटर्स जो हमें शो करेंगे कि यार हमारे टीचर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी फैजान। सर वो दो चीजों से मेजर हो सकती है। एक तो स्टूडेंट जब लेक्चर ले रहा है उसके बाद उसको कितना आप मतलब एक एक टीचर होता है कि उसने लेक्चर दिया है और कुछ स्टूडेंट्स को समझ आई है, कुछ को नहीं आया, उसने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। पर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो आपका बिल्कुल जो है कंसर्न बिल्कुल सामने एक रख के उसकी उसके लेवल तक जाके उसको समझाते हैं। मतलब डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं दो, ठीक है, इसको मैं वो भी मैटर करती इसको हैं। अगर मैं एक छोटे से सेंटेंस में सम अप कर दूं तो सेटिस्फैक्शन ऑफ स्टूडेंट आफ्टर लेक्चर, क्या ये काफी होगा? जो आप कहना चाह रहे हो, यही कहना चाह रहे हो? सेटिस्फैक्शन ऑफ एवरी स्टूडेंट।
सर सेटिस्फाई तो चले वो हो जाते हैं, इसमें आम बात नहीं है। जैसे हमारे अली भाई हैं, उनको समझ ना भी आ रही हो तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा चलो देखो, याद रखना जो केपीआईज होते हैं ना, वो ऐसे होने चाहिए जिनको हम मेजर भी कर सकें, ठीक है। तो व्हाट आपने बताया स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज एक्चुअली नॉट अ केपीआई, इट इज अ सर फैक्टर, इट इज अ सीएसएफ। मैं बात कर रहा हूँ ये सर जो क्वालिटी ऑफ टीचर। तो कैसे सर पता चलेगा? लेट्स से वो मैं तो मेरा रिजल्ट पे सवाल सवाल पूरा हो लेने दो ताकि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फर्ज कर लो आज एक नई प्रिंसिपल है, ठीक है। उसने देखना है कि हमारे पास टीचर्स की क्वालिटी कैसी है, वो नहीं जानती किसी को। वो क्या करेगी कि पिछला पूरा साल हमारे टीचर्स कैसा परफॉर्म करते रहे हैं और क्या क्वालिटी है, वो देखने के लिए कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो मंगवाएगी कि अच्छा ये ले आओ ताकि मैं देखूं कि हमारे टीचर्स की क्वालिटी कैसी है। अब बताओ। सर स्टूडेंट्स का जितना पिछले साल का रिजल्ट्स हैं वो देखा जाएगा कि हर उन्होंने टीचर का कितनी रिजल्ट, ठीक है, नो दिस इज द केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, रिजल्ट्स ऑफ एवरी स्टूडेंट जो है वो बताएंगे कि हमारा कौन सा टीचर जो है वो कैसा रहा। अब स्टूडेंट उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। लेट से एक टीचर है जिसके पास 15 स्टूडेंट्स है, 15 में से 13 जो है वो ए हैं, दो ए प्लस है, ठीक है, ए स्टार हैं, ए लेवल्स की बात कर रहा हूँ फर्स्ट कर। अब बेशक 15 में से 13 स्टूडेंट्स ने उस टीचर के खिलाफ कैंपेन लॉन्च की हो, डिससेटिस्फैक्शन, हम टीचर बदलें, टीचर चेंज किया जाए, even then after looking at the results, what do you think, the principal is going to change that teacher or not? जी फैजान। क्या सर, आपकी मुझे समझ नहीं आई। मेरा सवाल ये है कि 15 स्टूडेंट हैं, 15 में से 13 ने ए ग्रेड लिया है, दो ने ए प्लस लिया है, प्रिंसिपल नहीं आई है और उसने आके रिजल्ट मंगवाया, तो पता चला कि 15 में से 13 ए हैं और दो ए प्लस हैं। उसने फिर स्टूडेंट्स को बुलवाया और स्टूडेंट से पूछा आपके टीचर कैसे हैं। 15 में से 13 स्टूडेंट्स ने कहा जी हमारा टीचर चेंज करें, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो मुझे बताओ क्या वो उस टीचर को चेंज कर देगी प्रिंसिपल? नहीं सर, अगर रिजल्ट उस प्रिंसिपल को तो मैटर करता है ना रिजल्ट से, ठीक है, उसको रिजल्ट चाहिए, उसको तो सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए स्टूडेंट्स की, सो क्योंकि जब उसको सेटिस्फैक्शन भी रिजल्ट मिल रहा चाहिए, है तो। उसकी वजह यह है, सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, उसकी वजह यह है कि अगर 15 में से 13 स्टूडेंट्स डिससेटिस्फाइड हैं, बेशक रिजल्ट अच्छा आ भी गया है, वो स्टूडेंट क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि अच्छा यार हमारा जैसा भी है वो किसी और को कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे इधर आने का। वो कहेंगे यार हमारा रिजल्ट तो तुम्हें नहीं पता किस वजह से बेहतर आया है, लेकिन इस टीचर से कभी नहीं पढ़ना। वो किसी और को रिकमेंड नहीं करेंगे, जब रिकमेंड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। सो वो भी अपनी जगह पे एक एलिमेंट है, लेकिन रिजल्ट हम देख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नंबर ऑफ, वो जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक आ गया उस टीचर का रिजल्ट, दूसरा उसका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, तीसरा उसका एक्सपीरियंस, ठीक है, कि इस तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए उसको कितना अरसा हो गया है। यानी ये वो हार्ड चीजें होनी चाहिए जिनको हम मेजर कर सकें। केपीआईज याद रखिएगा, केपीआईज शुड बी क्वांटिफाइबल, क्वांटिटी की टर्म्स में हो, ठीक है। दूसरा एरिया जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। तो स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन का हमें कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं? जी अली रजा। फैजान और अली रजा, एटलीस्ट आप दोनों अपने कैमरा, वो तो सर उनसे बात करके पता चलेगा। आप दोनों तो अपने कैमराज ऑन करना है। यस कैमरा तो ऑन करो। यस सर, फैजान आप भी ऑन करो। जी फैजा, अली रजा, अब आप बताओ कि कैसे पता चलेगा? ग्रेट, जबरदस्त, लुकिंग सो स्मार्ट, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट सेटिस्फाइड है? जी अली रजा। सर, ये तो उनके लेक्चर लेने से उन्हें जितना लर्निंग होगी, जितना गेन होगा, वो सारी बात है। जब वो लेक्चर लेते हैं तो स्टूडेंट खुद बताएगा ना कि मतलब मुझे ये गेन हुआ है लेक्चर, तो अच्छा, उससे ही पता चलेगा कि हमेशा वो ना सेटिस्फाइड याद है। रखो, हमेशा आंसर वो दिया उसका करो, उसका रिजल्ट भी मैटर करता है फिर। हमेशा आंसर वो दिया करो जिसको कहीं ना कहीं एज एविडेंस कोट भी किया जा सके। आपने कल को अगर ऑडिटर बनना है
तो ऑडिटर बनने के बाद आप पूरे पिछले साल के Yes, sir. ट्रांजैक्शन देखोगे तो एक कस्टमर जो आया आके चला गया, अब वो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने उस कस्टमर को वेरीफाई करना है, तो कस्टमर कहाँ से ढूंढोगे? कस्टमर तो शायद एग्जिस्ट ही ना करता हो। आपको क्या करना है? आपको डॉक्यूमेंट्स में ही घुसना है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। सो व्हाट आर दोज एविडेंस, जो कि एक प्रिंसिपल नई आई है, स्टूडेंट जा चुके हैं, पढ़ के क्वालिफाई करके आगे कहीं चले गए हैं, देखना चाह रही है कि स्टूडेंट हमारे कितने सेटिस्फाइड थे, तो वो क्या ऐसी चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन में एविडेंस अवेलेबल होगी जिसको देख के वो प्रिंसिपल कह सकती है कि हाँ स्टूडेंट्स वर क्वाइट सेटिस्फाइड। व्हाट इज दैट सॉर्ट ऑफ थिंग? So of course result cards होंगे ना। चले एक Result cards aspect होंगे हो ना गया, सर। ठीक है, रिजल्ट हो गया, यानी रिजल्ट अच्छे हैं उनके, तो शायद वो सेटिस्फाइड हो, बट इट इज नॉट अ कंफर्म थिंग कि स्टूडेंट के रिजल्ट अच्छे थे, वो टीचर से सेटिस्फाइड था भी या नहीं, क्योंकि मैं टीएमयूसी में भी एक ऐसे टीचर को जानता हूँ जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन कोई भी स्टूडेंट उससे नहीं पढ़ना चाहता। तो देयर आर सम बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एज वेल। सब बिहेवियर, यस यस, पर बिहेवियर सर रिटन फॉर्म में कैसे आएगा ना हमारे पास, मतलब एविडेंस की दिस इज फॉर्म। व्हाट आई वांट यू टू थिंक, कैसे आएगा? कैसे पता चलेगा कि टीचर का बिहेवियर स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा रहा है पूरा साल? जी एमन कैसे आ सकता है रिटन फॉर्म में? सर बच्चों के कहने का क्या है, वो तो कुछ भी कहेंगे ना। हाँ जी, कैमरास ऑन रखो लो अपना, गाली फैजान और मौके जी। सजीदा, क्यों ऑफ कर देते हो? जी एमन बोलो आप। हाँ जी सर, मैं वही कह रही थी कि ये डॉक्यूमेंट से हम इस तरह से चेक कर सकेंगे, या मतलब जो वहाँ का स्टाफ है उससे पूछ सकेंगे कि जो प्रीवियस था उसका किस तरह का बिहेवियर था। अगेन स्टाफ से पूछना इज अ सब्जेक्टिव थिंग। आपके कोलीग्स में से कौन झूठ बोलेगा? सारे कहेंगे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, चाहे अच्छा ना भी हो। देखो इसके लिए जो हार्ड एंड फॉर्म एविडेंस हमें हमारे पास होती है, दैट इज, वो कहते हैं कि अच्छा पूरे साल की स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ले आओ जरा, कि कितनी कंप्लेंट्स स्टूडेंट ने इस टीचर के अगेंस्ट या इस सब्जेक्ट के अगेंस्ट की। वो जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं, लेट्स से 30 कंप्लेंट्स आई हैं पूरे साल में, तो इससे भी नहीं पता चलता कि स्टूडेंट सेटिस्फाइड थे या स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा था, नहीं पता चलेगा। फिर प्रिंसिपल कहेगी अच्छा जरा इससे पिछले साल की नंबर ऑफ कंप्लेंट्स लेके आओ, पता चले पिछले साल इस टीचर के अगेंस्ट 70 कंप्लेंट्स थी और इस दफा टोटल 30 है, इसका मतलब टीचर हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। 100% तो आप किसी को सेटिस्फाई कर नहीं सकते ना, वो तो मुमकिन नहीं, लेकिन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इज द की फैक्टर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के कितना पिछले साल कंप्लेंट्स आई थी, कितनी इस साल कंप्लेंट्स आई, ठीक है। सो दैट इज अनदर थिंग जिससे वो पता चलेगा कि हाउ सेटिस्फाइड द स्टूडेंट्स आर, नंबर वन। नंबर टू, नंबर ऑफ रिपीट बिजनेस, यानी एक सब्जेक्ट स्टूडेंट ने दिया, उसका पेपर दिया, पास हुआ, अगले सब्जेक्ट की फीस उसने फौरन पे कर दी, वो सेटिस्फाई होगा तो पे करेगा ना बाप बॉस। नंबर ऑफ रेफरल्स, फैजान यहाँ पढ़ता है, फैजान के रेफरेंस से 2 बच्चे और आ गए हैं, ठीक है, फैजान सेटिस्फाइड था तो वो 2 और स्टूडेंट्स को लेके आया ना। द नंबर ऑफ रेफरल्स, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं किसी के रेफरेंस से, number of complaints from the students, it would show कि how satisfied they are. Number of repeat business कह लो, business ये जाहिर है कॉलेज के business का मतलब जरूरी नहीं होता, business mean any action जो आप कर रहे होते हैं, तो repeat business से मुराद ये है कि एक स्टूडेंट जो है उसने एक पेपर लिया तो क्या अगला पेपर भी वो यहीं से पढ़ने पर राजी है, इसका मतलब है कि वो सेटिस्फाइड है, तो वरना नहीं होगा। एक पेपर पढ़ने के बाद वो कहेगा जी मैं आगे नहीं पढ़ता हूँ, मुझे तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से बस हार्डली मैंने ये कर लिया, ये भी बड़ी बात है, आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी एनी मोर इन दिस इंस्टीट्यूट, तो डिससेटिस्फाइड कस्टमर है। सो दीज आर सम एस्पेक्ट जिनसे उसकी सेटिस्फैक्शन का पता चलता है, ठीक है। स्टूडेंट रिजल्ट्स अनदर, वो हमारा है CSF, तो रिजल्ट का कैसा है, उसके लिए स्टूडेंट रिजल्ट एनालिसिस शीट बनती है कि अच्छा पिछले साल कैसा रिजल्ट रहा, इस साल कैसा रिजल्ट रहा, पिछले हमारा कैसा रिजल्ट रहा और हमारा जो कंपैटिटर है उसका कैसा रिजल्ट रहा। तो ये आपको ना मेन डिफरेंस बहुत वाज़ेह होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना इसका, तो वो एक आपको किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी 1-2-3 लाइनों में एग्जांपल दे के
पूछ लेगा CSF क्या है और KPIs क्या है, या कौन कौन से CSFs हैं और हर CSF का रेलेवेंट KPI क्या है। तो आपको पहले तो CSF और KPI में फर्क वाज़ेह होना चाहिए, और वंस फर्क वाज़ेह हो गया उसके बाद फिर रेलेवेंट KPIs भी आपको पता होने चाहिए। तो ये आगे हम मूव करते हैं सर्विस इंडस्ट्री की। जब हम बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर जो है उसमें फाइनेंशियल और सर्विस क्वालिटी मेजर दो एरियाज होते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, वो हैं डिफरेंट रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, गेयरिंग, एक्टिविटी रेशियोज, वो सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा दूसरी जो चीज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज सर्विस क्वालिटी। अगर मैं इन तमाम चीजों को एक, तो मैंने डिस्कस किया ना, क्वालिटी ऑफ द टीचर, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, स्टूडेंट रिजल्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सारों को हम एक वर्ड में बंद करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सर्विस क्वालिटी। ठीक है, तो हाउ द सर्विसेज वाज रेंडर्ड। तो ये देखें, ये आपकी फाइनेंशियल रेशियोज हैं सर्विस इंडस्ट्री में, रेवेन्यू पर सर्विस। ठीक है, यानी एक सर्विस आप दे रहे हैं SCCA की, एक सर्विस आप दे रहे हैं A लेवल्स की, एक सर्विस आप दे रहे हैं O लेवल्स की। सो रेवेन्यू पर सर्विस गिवन और रेवेन्यू पर स्टूडेंट, वो आपको बता देगा कि यार आपकी इस एरिया में आपने कैसा परफॉर्म किया। फाइनेंशियल रेवेन्यू पर प्रिंसिपल और पार्टनर, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, वो बाज़ कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, पार्टनर्स होते हैं, तो हर पार्टनर्स ने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया। स्टाफ कॉस्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, के हर बंदे के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है एज कंपेयर टू द रेवेन्यू। यानी लेट से कॉस्ट आई है 2 रुपए, 2%, लेट से मैं कहता हूँ, मीन्स के 2 रुपए कॉस्ट लगा के 100 रुपए अर्न किए हैं, दैट इज कॉल्ड द 2% staff cost as a percentage of the revenue. Then space cost as revenue, training cost as revenue, जिससे हमें ट्रेनिंग की इफेक्टिविटी का भी पता चलता है कि हमारी ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव रही है, कि ट्रेनिंग पे हमने 1000 रुपया लगाया और हमने 10,000 अर्न कर लिया। हमारा इस दफ़ा, पिछली दफ़ा ट्रेनिंग नहीं दी थी, तो लेट से 1 लाख रेवेन्यू था, इस दफ़ा ट्रेनिंग दी है लोगों को तो 1,10,000 रेवेन्यू हो गया, सिर्फ 1000 रुपया ट्रेनिंग पे लगा था। इसका मतलब ट्रेनिंग ने 1000 लगा के हमें 10,000 रेवेन्यू जनरेट करके दिया। तो दैट इज द ट्रेनिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू। देन प्रॉफिट परसेंटेज, वो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हम डिस्कस कर चुके हैं। करंट रेशो, क्विक रेशो, मार्केट शेयर, पिछले साल मार्केट शेयर कितना था, इस साल कितना है, ईयर बाय ईयर उसमें इंक्रीज कितना आया। दीज आर द फाइनेंशियल रेशो जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। द की एरिया इन दिस इज, ये बार्कलेज बैंक की एक एग्जांपल है, प्लीज इसको देखिएगा। दैट इज द सर्विस क्वालिटी। ठीक है, सर्विस क्वालिटी में एक अथॉरिटी है, दैट इज नोन एज ब्रिटिश एयरपोर्ट्स अथॉरिटी। इन्होंने ना अपने पास एक सर्विस क्वालिटी, वो जो एयर फ्लाइंग सर्विसेज देते हैं ना, उन्होंने सर्विस क्वालिटी को असेस करने के लिए अपने पास डिफरेंट CSFs आइडेंटिफाई किए हुए हैं, डिफरेंट एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए हैं। हर एरिया में वो अपनी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। सो दीज आर द एरियाज। ठीक है, एक्सेस, एक्सेस से मुराद ये है कि वॉकिंग डिस्टेंस, ईज ऑफ फाइंडिंग वे अराउंड, यानी वो जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं या जो सर्विस आप दे रहे हैं स्टूडेंट के लिए, एक्सेस कैसी है, हाउ द स्टूडेंट कैन एक्सेस योर सर्विस। तो उसको हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, सर्वेज ऑपरेशनल डाटा। कि हम सर्वे करेंगे डिफरेंट लोगों का। ठीक है, सर्वे करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि लोग क्या समझते हैं एक्सेस के बारे में, कि क्या उनको ये जो हमारी सर्विसेज हैं इजीली उस तक एक्सेस उनकी है, या उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जस्ट आप एग्जांपल ले लो, एमन है, उसके लिए LGS गुजरात को एक्सेस करना इज नॉट मोर टफ, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बाकी शहरों की निस्बत उसके लिए एक्सेस इजी है। ठीक है, तो डिपेंड करता है ना, खाली आप ये ना देखें कि मेरे लिए एक्सेस मुश्किल है, आप कंपेयर भी तो करें कि अच्छा इससे ज्यादा कोई और इजी वे है इस चीज को, इस सर्विस को एक्सेस करने का। सो एक्सेस इज वन थिंग ऑफ द क्वालिटी। यानी क्वालिटी, जब आप किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की क्वालिटी की बात करते हो तो उसमें बेतहाशा चीजें हैं। वन थिंग इज द एक्सेस, अनदर इज द आइस्थेटिक। आइस्थेटिक कहते हैं फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल थिंग। प्रोडक्ट में तो हम कह सकते हैं कि यार वो प्रोडक्ट कितनी खूबसूरती से बनी है। सर्विस में हम क्या करेंगे, स्टाफ की अपीयरेंस, रिसेप्शनिस्ट कैसा था या कैसी थी, एम्बियंस कैसी है। जब आप ऑफिस में गए, एक दफा एंट्रेंस होते ही आपके वो दिल को एक मशहूर कौन सा एहसास हुआ कि यार वाह, हम लोग कहाँ आ गए हैं।
तो उसके लिए आप उस कैसे चेक करेंगे? अगेन सर्वेज इंस्पेक्शन, डिफरेंट सर्वे करें, लोगों से पूछें कि हाउ दे फेल्ट अबाउट द आइस्थेटिक्स ऑफ द कंपनी। तो आइस्थेटिक एक्चुअली फिजिकल अपीयरेंस की बात है। तो इसी अगर हम फ्लाइंग के हवाले से बात करें, दैट इज द स्टाफ अपीयरेंस, एयरपोर्ट अपीयरेंस, क्वालिटी ऑफ केटरिंग। तो ये सारी चीजें, वो जो खाना आता है उसकी प्रेजेंटेशन कैसी थी, हाउ इट लुक्ड लाइक। जितना अच्छा नजर आएगा जाहिर है उतना ही अच्छा लोग उसको पसंद करेंगे। टेस्ट बाद में आता है, पहले खाने की शेप शक्ल आती है। अवेलेबिलिटी, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, यानी आपके पास लेट्स से अगर हम टीचिंग के एस्पेक्ट से बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। क्या जब आप जाते हैं हमें ज़रूरत पड़ती है, अच्छा जी मल्टीमीडिया लेके आते हैं, तो क्या मल्टीमीडिया अवेलेबल है? हमें ज़रूरत पड़ती है कि अच्छा हमने एक सेमिनार करना है, वो नीड द स्पीकर्स एंड सो, तो क्या वो अवेलेबल है? सो जितना जल्दी वो चीज़ें क्विकली अवेलेबल होंगी, आप लोग उतने ही सेटिस्फाइड होंगे। देन इट द क्लीनलीनेस, सफाई का मयार कैसा है? कंफर्ट, लोग कंफर्ट लेवल क्या फील करते हैं? कम्युनिकेशन, कॉम्पिटेंस, कर्टेसी, फ्रेंडलीनेस, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, सिक्योरिटी। ये आपने तमाम के तमाम एरियाज हैं, इनको एक दफ़ा पढ़ना है। पढ़ के उसके बाद उसको क्या मैकेनिज्म है, कैसे हम उसको देख सकते हैं कि वो एरिया हमारा जो है उसमें हम किस हद तक सक्सेसफुल हैं और किस तरह से हैं। तो ये आपने टेबल जो है इसको प्लीज गो थ्रू करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द सर्विसेज कंसर्न। इंटरनल क्वालिटी मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, वो इंटरनली बात है कि इंटरनल आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस को खुद से उसकी क्वालिटी को मेजर करना है कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग। सो दीज आर द एरियाज जिनको सामने रख के आप अपनी इंटरनल क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द सर्विस एक्ट। अनदर एरिया जो हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए फोकस करेंगे, दैट इज द नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग है ही नहीं। वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका ऑब्जेक्टिव ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो हमें पहले उनके ऑब्जेक्टिव्स को देखना है कि वो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है असल में उसकी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है। फिर हम उसकी परफॉर्मेंस उसके पर्पस को सामने रखते हुए मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल उसमें मसला क्या होता है कि एक तो ऑब्जेक्टिव है क्या, दूसरा उनकी कोई आउटपुट नहीं होती ना, फिजिकल आउटपुट उनकी नहीं होती है, प्रोडक्ट तो बना रही नहीं होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से चैरिटीज हैं, उनके अपने ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अपने ऑब्जेक्टिव होंगे, एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट उनके अपने ऑब्जेक्टिव होंगे, और गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं उनके अपने ऑब्जेक्टिव। तो हर एक को आपने सामने रखना है जस्ट सी कि इनका क्या ऑब्जेक्टिव होगा और उनकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे। अब चैरिटीज जो है उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका मेजर ऑब्जेक्टिव इज अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, क्योंकि जब तक फंड्स नहीं होंगे चैरिटी नहीं चल सकती है। सो वो उनकी पास फंड्स लिमिटेड होते हैं। इन लिमिटेड फंड्स को सामने रखते हुए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस असेस करनी होती है कि अच्छा यार इन रिसोर्सेज में रहते हुए हमने किस हद तक अपने ऑब्जेक्टिव अचीव। तो लिमिटेड रिसोर्सेज आर अवेलेबल, तो परफॉर्मेंस मेजर करते हुए याद रखिएगा फंड्स को बीच में जरूर शामिल करना। इसी तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, उसको फंड्स की प्रॉब्लम नहीं होती, याद रखिएगा गवर्नमेंट को फंड्स की कमी कभी नहीं होती है। अलबत्ता गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ट पॉसिबल सर्विस टू द कम्युनिटी विद द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। फंड्स की बेशक कमी नहीं, लेकिन बहरहाल एक कंस्ट्रेंट बजट तो होता है ना, उस बजट में रहते हुए आपने अपनी जो पब्लिक है, आवाम है, उसको समझाया है। क्योंकि बजट से जब आप इंक्रीज कर जाएंगे तो वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक फंड जब एक एरिया को एलोकेट कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर जाहिर है उसमें मजीद पैसा नहीं मिलता। उसी फंड में रहते हुए आपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने होंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ आउटपुट मेजरमेंट, यानी एक तो हो गया प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की बात हमने कर दी है। दूसरा है आउटपुट। आउटपुट में नॉर्मली क्या होता है कि इन दीज सेक्टर्स ऑफर नॉट वैल्यूड इन अ मनी टर्म्स, यानी नॉर्मली पैसों की बात नहीं होती है, डिलीवरी ऑफ द सर्विस की बात भी होती है कि फॉर एग्जांपल स्कूल है या हॉस्पिटल है, उसकी आउटपुट प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा ही होगी इस अस्पताल ने बड़ा पैसा कमाया इस साल। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। उनकी जो है वो डिफरेंट उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये एक इलस्ट्रेशन 6 है, दिस इज फॉर यू गाइस, इसको आपने पढ़ना है। तो याद रखिएगा जो गवर्नमेंट सेक्टर या ये जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसकी जब हमने परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो उसके लिए ये एक VFM मॉडल है,
इसको 3 E's भी कहते हैं, ये नॉर्मली यूज होता है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी क्या है? इनपुट मैयर के उन्होंने जो रिसोर्सेज यूज करने हैं वो कितने सस्ते मिले, हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स कितने सस्ते मिले, ऑपरेशन का इक्विपमेंट कितना सस्ता उन्होंने परचेज किया, ठीक है, मरीजों को खाना देना है, वो खाने के लिए कितना वो इकोनॉमिकली चीजें परचेज करके ला रहे हैं। एफिशिएंसी, इनपुट और आउटपुट का आपस में लिंक, ठीक है, कि कितने रिसोर्सेज कंज्यूम करके कितनी आउटपुट ली है आपने, कितने आपने पैसे लगाए और डॉक्टर दिए, और उसके बाद इस एक डॉक्टर ने कितना ऑपरेशन जो है वो कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं एक दिन में या 2 दिन में। दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द डॉक्टर्स एंड एटसेट्रा। इफेक्टिवनेस, टारगेट्स, आपने टारगेट रखा था कि 100 पेशेंट्स का हॉस्पिटल है, तो एक मंथ में एटलीस्ट जो है वो आपने 5000 पेशेंट्स जो हैं उनको हैंडल करना है, या लेट्स से 10,000 कर लो, 3000 कर लो, ठीक है। जितने पेशेंट्स आए उनको जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट दे के फ्री करो, उनको हेल्थ उनकी बेहतर करो और उनको रिलीज कर दो हॉस्पिटल। तो जितना जल्दी करोगे उतना ही जल्दी आप अपने टारगेट अचीव करोगे। दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिवनेस। इसको कहते हैं VFM मॉडल, वैल्यू फॉर मनी, कि एक एक पैसा लगा हुआ वो कितनी वैल्यू एडिशन का बायस बन रहा है। तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम 3 E's एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। इसका हम एनालिसिस करते हैं। ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। दिस इज वैल्यू फॉर मनी, फंडेबल टैक्स। यहाँ से आप देखिएगा आगे उसने उसकी रेशोज भी दी हुई हैं। इकोनॉमी कैसे मेजर होती है? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइडेड बाई एक्चुअल इनपुट। एफिशिएंसी होती है एक्चुअल आउटपुट। अब याद रखिएगा इकोनॉमी का ताल्लुक इनपुट के साथ, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइडेड बाई एक्चुअल इनपुट, यानी एक स्टैंडर्ड डॉक्टर जो है वो 1000 रुपये में आपके पास आता है, आप 800 में ले रहे हो, ठीक है, हॉस्पिटल के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपने आपकी इकोनॉमी वाज मोर देन 100%, यू वर मोर देन 100%, यानी 1000 डिवाइडेड बाई 800 होगा तो इट वुड बी मोर देन 100%। एफिशिएंसी आउटपुट और इनपुट को कंपेयर करती है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई एक्चुअल इनपुट, और जो इफेक्टिवनेस है वो एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड आउटपुट। तो वो उसका ताल्लुक सिर्फ आउटपुट के साथ होता है, तो वो आप उसको यहाँ समझें। तो ये आगे प्लीज इलस्ट्रेशन है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, ये आपने करनी है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 भी आपकी हुई, 7 भी आपकी हुई। नेक्स्ट इज द कॉस्ट कंट्रोल एंड द कॉस्ट रिडक्शन कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? अगर आपने तय किया हुआ है, लेट से कि आप एक प्रोडक्ट पे या एक सर्विस डिलीवर करने पे लेट से 1000 रुपया लगाएंगे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये 1000 ही है, इससे ज्यादा ना बढ़े। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोलिंग एक्टिविटी। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है कि आप कहें कि यार 1000 रुपया लगता था, इस दफा हम 800 लगाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन एक्टिविटीज हमेशा किसी की एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले हो सकती हैं। जब वो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए फिर बड़ा मुश्किल होता है कॉस्ट रिड्यूस करना, ठीक है, क्योंकि फिर आप सारे मामला तय कर चुके होते हैं। अब आप कॉस्ट रिड्यूस करेंगे तो या तो आप उस टीचर को डिससेटिस्फाई कर रहे होंगे। लेट्स से एक टीचर के साथ आपने कहा कि यार हम आपको 1000 रुपीज पर आवर देंगे, महीने बाद आपने कहा नहीं जी अब हम 800 कर रहे हैं, टीचर डिससेटिस्फाई होगा। तो आप क्या करें कि 1000 कहा है, लेट से आपने उसको कहा है कि जी 60 लेक्चर आपने लेने हैं, 1000 पर लेक्चर आपको देंगे, तो इन टोटल 60,000 देंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि आप 60,000 के अंदर अंदर ही रहें। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग एक्टिविटी। 60,000 इज द मैक्सिमम लिमिट। वो अगर 60 से ऊपर लेक्चर ले आप उसके भाई वो उसके कोई पैसा नहीं, ठीक है। You have to make sure that the cost remains as per the budget. This is called cost controlling. लेकिन आपने एक दफा 60,000 किया तो आपने फील किया कि यार इट वाज वेरी हाई, ये तो बहुत हाई है, हमें कॉस्ट रिडक्शन की तरफ जाना है। नेक्स्ट टाइम आप ऐसा चीज तलाश करें जो 800 में मार जाए, तो अब 48,000 पे आ जाएगी। नाउ यू हैव रिड्यूस्ड योर कॉस्ट फ्रॉम 60,000 टू 48,000। तो इसका मतलब है कि आपको रिडक्शन के लिए हमेशा ये एक्टिविटी आपको पहले परफॉर्म करनी पड़ती है बिफोर द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट, जबकि जो कंट्रोलिंग है वो आप रेगुलरली साथ साथ करते हैं। इसको पढ़िएगा, क्या जो मैंने बातें की जनरली वही हैं। टेक्निक्स क्या है? देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जो आप कॉस्ट रिडक्शन के लिए करते हैं। वन इज द वैल्यू एनालिसिस। अच्छा, वैल्यू एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप
अपनी कॉस्ट कम करें बगैर प्राइस बढ़ाएं, यानी सस्ता टीचर ले लें लेकिन प्राइस अपनी उतनी ही रखें जो आपकी है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि वो जो सस्ता टीचर है क्या वो उतना ही वैल्यू एडिशन का बायस बन रहा है जो पहला टीचर था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वैल्यू एनालिसिस फोकसेस ऑन अचीविंग द इकोनॉमिकल रिसोर्सेज बट नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ द, यानी आपकी आउटपुट की क्वालिटी वही रहे, इनपुट आप अपनी सस्ती कहीं से अरेंज कर लो। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। बाकी आप डिटेल्स पढ़िएगा, समझ आ जाएगी, मैंने आपको सादे अल्फाज में समझा दिया। दो किस्म की वैल्यूज होती हैं याद रखिएगा। अब वैल्यू मैंने जैसे आपको बताया कि यार अच्छा इनपुट की कॉस्ट कम कर दो, आउटपुट की वैल्यू अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। आप आउटपुट की वैल्यू से क्या मुराद है? आउटपुट की नॉर्मली दो किस्म की वैल्यू होती है, एक है यूटिलिटी वैल्यू, एक है एस्टीम वैल्यू। यूटिलिटी वैल्यू होती है उस चीज को इस्तेमाल करके जब आप बेनिफिट लेते हैं एज अ कस्टमर, जब किसी भी प्रोडक्ट को यूज करके आप बेनिफिट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द यूटिलिटी वैल्यू। एक होती है एस्टीम वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है जो कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को अपने पास रख के खुशी महसूस करता है। मिसाल के तौर पे सुजुकी मेहरान है एक साइड पे और एक साइड पे BMW है। मेहरान और BMW की यूटिलिटी वैल्यू सेम है, दोनों का मकसद क्या है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन, दोनों ट्रांसपोर्ट कर देंगे। बट द BMW हैज द एस्टीम वैल्यू एज वेल, जिसके पास होगी वो हर वक्त इस जोम में, इस फीलिंग में, इस एस्टीम में मुबतला रहेगा कि मेरे पास ये भी है। तो आपने ये देखना है कि क्या आपकी प्रोडक्ट जो है उसमें एस्टीम वैल्यू और यूटिलिटी वैल्यू दोनों वैल्यूज हैं। तो अगर आपको अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो ये ख्याल रहे कि ये दोनों वैल्यू जो है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू एनालिसिस। अब वैल्यू एनालिसिस के मेथड्स क्या हैं? सबसे पहले आप क्या करते हैं? एस्टैब्लिश द प्रिसाइज रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। ये मेथड स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान में रखिएगा, इसको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपसे। 5 स्टेप्स हैं, पांचों में सबसे पहले तो आप ये देखें कस्टमर क्या मांग रहा है। क्या कस्टमर यूटिलिटी मांग रहा है, एस्टीम मांग रहा है, या दोनों चीजें मांग रहा है? तो सबसे पहले तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करें। उसके बाद एस्टैब्लिश एंड इवेल्युएट अल्टरनेटिव वेज ऑफ अचीविंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। जब आपने कस्टमर का एनालिसिस कर लिया उसकी रिक्वायरमेंट का, फिर देखें कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए हम ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। यू विल फाइंड मल्टीपल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। हर अल्टरनेटिव को फिर आपने, क्योंकि हर अल्टरनेटिव पे कुछ मटेरियल लग रहा है, कोई लेबर इस्तेमाल होगी, कुछ और ओवरहेड या एक्सपेंसेस हैं वो आपके यूज होंगे। थर्ड में ऑथराइज एनी प्रपोजल। आप ये जो आपने इवेल्युएट किए हैं ना अल्टरनेटिव, इनमें से जो आप समझते हैं कि बेस्ट फिट है, हर ऑप्शन का जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, हर एक का फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद किसी एक को चूज कर लिया जाता है। जब वो आप चूज कर लें तो फिर उसको ऑथराइज कर दें कि वी आर गोइंग टू चूज दिस अल्टरनेटिव। वंस आप चूज कर लें, स्टेप 4 में उसको इंप्लीमेंट करें और स्टेप 5 में उसकी इवैल्यूएशन करें। दिस इज जस्ट लाइक द प्लानिंग एंड कंट्रोल सेंटर। तो पहले हम एक प्लान करते हैं, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसका फीडबैक लेते हैं। लेकिन प्लान करने से भी पहले आप ये देख लें कि कस्टमर आपसे क्या चाहता है, क्योंकि जो कस्टमर चाहता है उस तरह की प्रोडक्ट फिर आपने देनी है। उस तरह की प्रोडक्ट देने के लिए आप उसके देखें कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, क्या मशीनें यूज करें या हाथों से, ठीक है। दोनों का एनालिसिस कर लो, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। उसके बाद फिर आप इम्प्लीमेंटेशन करो एंड देन उसका फीडबैक लो। और फीडबैक लेते हुए ये जरूर ध्यान में रखो कि जो स्टेप 1 में हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई की थी, क्या एट द एंड वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं। तो ये फीडबैक आप कस्टमर से भी ले सकते हैं, वारंटीज क्लेम से भी आपको फीडबैक मिलता है, कस्टमर की कंप्लेंट से भी आपको फीडबैक मिलता है, नंबर ऑफ रेफरल से भी आपको फीडबैक मिलता है कि एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट ली है, बार बार अगर बाकी लोगों को भी लेके आया है, रिपीट बिजनेस कर रहा है, तो उसका मतलब है कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की है। तो ये वैल्यू एनालिसिस है, ठीक है। सेकंड मेथड जो कॉस्ट रिडक्शन का है, दैट इज वैल्यू इंजीनियरिंग। अच्छा, वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग में फर्क है। याद रखिएगा, वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है कि आपने वो जो वैल्यू एनालिसिस किया है, राइट बैक टू द डिजाइन स्टेज ऑफ द बिजनेस प्रोसेस।
वैल्यू इंजीनियरिंग क्या करती है? इट अटेम्प्ट्स टू डिजाइन द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। वैल्यू इंजीनियरिंग एक्चुअली आप किसी नई प्रोडक्ट पे लॉन्च कर सकते हैं। पहले आपने वैल्यू एनालिसिस किया, वैल्यू एनालिसिस करके आपको पता चला कि यार हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो तो कस्टमर मांग ही नहीं रहा, कस्टमर की तो रिक्वायरमेंट ही कुछ और है। जब रिक्वायरमेंट का एनालिसिस किया तो अब आपने वो जो प्रोडक्ट बनानी है दैट शुड बी द बेस्ट फिट फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। अब वो जो बेस्ट फिट है उसके लिए कॉस्ट भी लोएस्ट रखनी है, तो लोएस्ट कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द वैल्यू इंजीनियरिंग। अब वैल्यू इंजीनियरिंग में सबसे पहले आप क्या करते हैं? वर्क स्टडी करते हैं। वर्क स्टडी में दो एरियाज हैं जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, एक है मेथड ऑफ स्टडी, एक है वर्क मेजरमेंट। ठीक है, टू एरियाज ऑफ वर्क स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी का क्या है कि एनालिसिस ऑफ करंट एंड न्यू वर्क मेथड। मेथड ऑफ स्टडी से मुराद के पहले आप काम कैसे करते थे और अब आप कैसे काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट वही है, रिक्वायरमेंट वही है, लेकिन आपने ऑल टुगेदर काम करने का मेथडोलॉजी चेंज करनी है। तो जो करंट मेथड है उसका एनालिसिस करें और जो नया तरीका काम करने का है उसका एनालिसिस करें। जैसा कि पहले हम फेस टू फेस क्लास बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब हम ऑनलाइन आ गए हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंस इन द मेथड, पहले वो देखें ताकि आप अपनी टेक्निक को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर वर्क मेजरमेंट, टाइम आइडेंटिफाई करें कि किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक क्वालिफाइड टीचर हो, वो एक F2 पढ़ाए तो उसको पढ़ाने के लिए कितना टाइम चाहिए, फिजिकली कितना चाहिए था और अब नए मेथड में उसको कितना टाइम चाहिए। तो दो चीजें हैं वर्क स्टडी में, एक मेथड पहले क्या था अब क्या है, और टाइम पहले कितना लगता था अब कितना लगता है। तो ये वर्क स्टडी करते हैं, इससे आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे आपको पता चल जाता है कि जो हम पहले मेथड करते थे उसका तरीकाकार क्या था और अब जो नया मेथड है क्या हमारे लोग इतने ट्रेंड हैं कि नए मेथड में जा सकें, क्या टाइम अवेलेबिलिटी उस तरह से है, कहीं टाइम का कॉन्स्टेंट तो नहीं है। स्टूडेंट जो है उसने क्वालिफाई भी करना है, एग्ज़ाम भी देने हैं, एग्ज़ाम के टाइम को सामने रखते हुए हमें वो सारा जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। दीज आर द, तो उसके अलावा अदर कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, स्टैंडर्ड कंपोनेंट यूज कर लो, यानी लोग जरा क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर, वो हो जाएगा, उससे आप अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट ये है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना दो। नॉर्मली अगर आप कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाते हो ना स्पेसिफिक कस्टमर की डिमांड पे, तो वो महंगी पड़ेगी। कस्टमर कहता है नहीं जी आप बस एक स्टैंडर्ड शेप बना के मुझे दे दें, आगे वो खुद एक्सेप्ट कर लेता है। जिस तरह नॉर्मली मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, और देखो ना शूज़ लेने जाते हो शॉप पे तो स्टैंडर्ड डिज़ाइन अवेलेबल है, उन्हीं में से ले लोगे 3 4 5 6 हज़ार में। खुद ऑर्डर दोगे अपने लिए अपनी मर्जी का शूज बनवाने के लिए अपनी मर्जी का मटेरियल लगवाओगे तो वो महंगा पड़ेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, स्टैंडर्डाइजेशन का यही मतलब है। सो जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस एक्सपेंडेबल टेक्स्ट यूजिंग अ कॉस्ट रिडक्शन टीम। एक ऐसी टीम रख लो जो कि सस्ते लोग हों, सस्ती सोच वाले लोग हों। देन आर द कंट्रोल रिपोर्ट्स, दैट्स इट, ये लास्ट टॉपिक है जी इसका। रिपोर्ट से मुराद ये है कि जब आपने कंट्रोल कर लिया चीज़ों को तो फिर आप अपनी रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करें और देखें कि किस हद तक कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन एक्टिविटीज़ में आप सक्सेसफुल रहे हैं। रिपोर्ट में क्या है कि इट शुड बी रेलेवेंट, ये वही है जो इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी है, यही क्वालिटी रिपोर्ट की भी होनी चाहिए। रिपोर्टिंग शुड बी लिंक टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीव की या नहीं की। रिपोर्टिंग शुड बी टाइमली, reporting should be reliable, reporting should be designed to communicate effectively, यानी रिपोर्ट के अल्फाज ऐसे हों कि जो कि अगले बंदे को बात समझा पा रहे हो, और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो कि जितना पैसा रिपोर्ट बनाने पे लग रहा है उससे होने वाला बेनिफिट जो है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ये वही इंफॉर्मेशन की क्वालिटी है जो हमने पढ़ी है। सो दैट्स ऑल, आज के लिए जो है ये हमारा